तो नेक्स्ट है गुरप्रीत महाजन। तो इन्होंने विविधतावाद, बहुलतावाद व विभेद के बारे में बोला है। इनकी पुस्तक है मल्टीकल्चरल पाथ कोलन इशू ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इन डेमोक्रेसी। ये 2002 में पुस्तक इनकी आती है। अब बहुसंस्कृतवाद की आलोचना भी की गई है। ऐसा नहीं है कि मल्टीकल्चरलिज्म में सब कुछ अच्छा है। इसकी जो आलोचना है वो उदारवादियों ने की है। फिर उदारवादी समतावादी थिंकर, लिबरल इगैलिटेरियन थिंकर मार्क्स अमर्त्य सेन ने भी की है। फिर रूढ़िवादियों ने भी की है, कंजर्वेटिव्स हैं और उन्होंने भी बहुसंस्कृतवाद की आलोचना की है। फिर नारीवादी जो थिंकर्स हैं, फेमिनिस्ट थिंकर हैं, फॉर एग्जाम्पल सुजैन मोला रेकिन, उन्होंने भी इसकी आलोचना की है। फिर समाजवादी, सामाजिक सुधारवादी ब्रायन बेरी ने भी इसकी आलोचना की है। तो उदारवादियों द्वारा क्या आलोचना की गई है उसको देख लेते हैं। तो उदारवादी बोलते हैं कि पहचान की राजनीति राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक है। अगर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो गई, पहचान की राजनीति हो गई, तमिल प्रदेश अलग बनाने की बात कर रहा है, मद्रास प्रदेश अलग बन रहा है, मराठा प्रदेश अलग बन रहा है, तो इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुसंस्कृतवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोधी है। तो ये समूह की स्वतंत्रता की बात करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की तो बातें नहीं करता। तो समूह की स्वतंत्रता के आगे व्यक्ति की स्वतंत्रता दब जाएगी। तो ऐसे ही संयुक्त परिवार में क्या होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता दब जाती है, ये बात है। कोई भी संस्कृति समूह, समरूप या निश्चित इकाई नहीं है। तो कोई भी संस्कृति समूह, समरूप एवं निश्चित इकाई नहीं होती है। बहुसंस्कृतवाद आलोचनावाद की आलोचना करता है, तो बहुसंस्कृतवाद उदारवाद की आलोचना करता है। बहुसंस्कृतवाद इस समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं करता कि यदि किसी संस्कृति के मूल्य व व्यवहार के प्रतिमान व्यक्तियों की स्वतंत्रता के विरुद्ध हों तो फिर वह अपनी संस्कृति के भीतर प्रभुत्वशाली परंपरा का विरोध कैसे करे। तो बेसिकली जो बहुसंस्कृतवाद है इस समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं करता कि यदि किसी संस्कृति के मूल्य व व्यवहार के प्रतिमान व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध हो। फॉर एग्जाम्पल अरेबियन जो कंट्रीज हैं उनके जो संस्कृति के मूल्य हैं या व्यवहार हैं, व्यवहार के प्रतिमान हैं, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध हैं। सऊदी अरेबिया कंट्री में आप देखते हैं, ईरान में आप देखते हैं कि हिजाब वगैरह सब पहनना पड़ता है आपको, और पूरी तरह से कितना स्ट्रिक्टेड क्लोज सोसाइटी है ना। अभी आपने देखा भी होगा कि वहाँ पर महिलाओं को बेसिक राइट भी नहीं दिए गए हैं। फिर वह अपनी संस्कृति के भीतर प्रभुत्वशाली परंपरा का विरोध कैसे करेंगे। तो अब अगर ऐसी बातें हैं तो अब अरेबियन कंट्री में जो इस्लामिक वर्ल्ड है वहां पर अब कैसे, अब जो प्रभुत्वशाली परंपरा है उसका विरोध कैसे करेंगे। इसके समाधान के लिए किमलिका में बहु पारिक उदारवाद का ही सहारा लेते हैं। और संस्कृतवाद की दूसरी प्रमुख असफलता भूमंडलीकरण के दौर में विश्व बाजार के प्रभुत्व पर चुप्पी है। इस दौर में पूरे विश्व के स्तर पर सर्वग्राही उपभोक्तावादी संस्कृति हावी है। फिर सांस्कृतिक बहुलता को सबसे अधिक खतरा इसी से है। बहुसंस्कृतवाद भूमंडली गांव यानी जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड या ग्लोबल विलेज की संकल्पना देता है। बाजार का विश्वव्यापी फैलाव और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विशाल आर्थिक ढांचे को बनाए रखना चाहता है। वह उनके साथ साथ सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करना चाहता है। ये दोनों घोर विरोधी हैं। तो एक तरफ तो आप ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, बाजार का वैश्वीकरण फैलाव चाहते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके विशाल आर्थिक ढांचे को बनाए रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप संस्कृति को भी जो ग्रुप की जो आइडेंटिटी है उसको भी बरकरार रखना चाहते हैं। तो ये ऐसा ही हुआ कि आप कहिए कि हम ग्लोबलाइजेशन लाएंगे, हम प्राइवेटाइजेशन लाएंगे, हम एलपीजी लाएंगे, और आप कहिए कि हम फिर उससे प्रभावित भी नहीं होंगे, हम अपने जो कल्चर है उनको मेंटेन भी रखते हैं। तो ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन ने भारत की जो कल्चर है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। आज जो ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, हमारी जो संस्कृति है। तो इस प्रकार से ये जो बात है आपस में विरोधी है। पहले से संघर्ष किए बिना दूसरे की रक्षा संभव नहीं है। तो अगर आप एक प्रोटेक्शन चाहते हैं, अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ग्लोबलाइजेशन का विरोध करना पड़ेगा। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से जो सभी संस्कृतियां हैं उनका आपस में मेल जोल हो जाता है, मेल्टिंग पॉट बन जाता है सिस्टम, सारा वेस्टर्नाइजेशन हो जाता है या इंटरमिक्सिंग होती है। इंटरमिक्सिंग होती है तो जो आपकी संस्कृति है वो कहाँ संरक्षित रह पाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो यही ना कहते हैं कि हम और जो पूरा भारत है उससे हम अपने आप को अलग रखेंगे। इनर लाइन परमिट्स का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। तो अगर दोनों संस्कृतियां आपस में मिल गई तो फिर तो उनकी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएगी ना, ये बात है। जी सार्टोरी भी उदारवाद में बहुलतावाद की प्रवृत्ति का समर्थक है। उनके अनुसार बहुलवाद संस्कृतिवाद नहीं है, बहुलवाद संस्कृतिवाद नहीं है। जैकब लेवी ने यह तर्क दिया है कि अगर हमें बहुसंस्कृतवाद की रक्षा करनी है तो वह अधिकारों के बहुल संस्कृतवाद से नहीं हो सकती, अपितु भय से उत्पन्न बहुसंस्कृतिक हो सकती है।
भय का उदारवाद के आधार पर लेबी यह मानता है कि बहुलता एक यथार्थ है, लेकिन वह राज्य की नीति का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो प्लूरलिज्म एक यथार्थ है, एक रियलिटी है। आप प्लूरलिज्म से अपनी आंख को फेर नहीं सकते हैं, क्योंकि समाज में बहुत सारे समुदाय होते हैं, बहुत सारे धर्म संप्रदाय के मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वह राज्य की नीति का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये बोलते हैं जैक लेबी। फिर उदार समतावादी अमर सेन के अनुसार बहुसंस्कृतिवाद समूह पहचान व समूह अधिकारों पर बल देता है। यह समूहवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता व आत्म विकास के लिए खतरा है। बहुसंस्कृतवाद अलगाव, आपसी अविश्वास व सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देता है। यह दूसरी संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता की बजाय सभ्यताओं के मध्य टकराव, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पैदा करता है। ईस्ट वर्सेस वेस्ट की बात करता है। सेन के अनुसार बहुसंस्कृतवाद एकांतवादी सिद्धांत, ये सोलिटरी थ्योरी है जो घेटोइज्म यहूदी बस्ती को बढ़ावा देता है। घेटोइज्म मतलब आपने देखा होगा कि जो काइंड ऑफ घिटोस बने हुए हैं, हमारे जो बड़े बड़े महानगर हैं, अगर आपको कभी जाने का मौका मिले या आप वहां से हो तो आप देखते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड सोसाइटी होती है। आपके शहर में भी आपने देखा होगा कि एक जैसे मान लो कोई कॉलोनी डेवलप हुई, ठीक है ना, तो वहां पर जो एंट्री है रिस्ट्रिक्टेड होती है, गेटोज बने हुए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम समुदाय के, आप वो एक ही काइंड ऑफ उनकी एक पूरी बस्ती होगी जहां पर मुस्लिम समुदाय, फॉर एग्जाम्पल कोई शहर है तो शहर में एक पर्टिकुलर बस्ती होगी जहां पर मुस्लिम समुदाय अपने आप को केंद्रित करके रखी है। क्यों? क्योंकि उसको बहुसंख्यक समाज से खतरा रहता है, कॉन्स्टेंटली फियर रहता है ना, तो वो अपने आप को एक घिटोज में, एक छोटे से दायरे में बंद कर लेती है ना, उस पूरे दायरे में अपने आप को संकीर्ण कर लेती है, एक छोटे से घिटोज में वो केंद्रित हो जाती है, या छोटे से एक दायरे में सीमित हो जाती है। वो अपनी सुरक्षा के लिए होती है। क्यों? क्योंकि उसको खतरा रहता है, तो कम से कम हम सम्मिलित रहेंगे, सभी मुस्लिम लोग अगर इकट्ठा रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम जो बहुसंख्यक लोग हैं उनका सामना कर पाएंगे। लेकिन इससे क्या होता है, इससे जो आपस जो इंटरमिंगलिंग है कल्चर की, वो बंद हो जाती है। आप एक घुटोज में रह रहे हैं, संकीर्ण दायरा आपका हो गया है, तो आप फिर लोगों को समझ नहीं पाएंगे ना। अगर आप कहीं ऐसे समाज में रहें जहां पर अगर है ना, एक फैमिली हिंदू की है, दूसरी फैमिली मुस्लिम की है, तो आप एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे से परस्पर मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक दायरे में ही बंद हो गए ना, कुएं के मेढक ही हो गए, तो फिर आप इंटरमिंगलिंग कहाँ से करोगे, आप दूसरे से मिलोगे कहाँ से, एक दूसरे के विचार भावनाओं को जानोगे कैसे। तो ये बात ये करते हैं कि जो बहुसंस्कृतवाद है ये घेटोवाद को बढ़ावा देता है। विश्व भर में बहुसंस्कृतवाद का प्रमुख विरोध इस बात के लिए हो रहा है कि इस बहुसंस्कृतवाद की नीति को क्रियान्वित करने से अल्पसंख्यकों के अलगाववाद व घेटोवीकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है। यही बात है कि अलगाव बढ़ रहा है, दूसरा अपने आप को सचेत करने के लिए वो एक सीमित दायरे में अपने आप को संगठित होकर रहने का प्रयास करते हैं, जिससे कि इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाती है विचारों की और लोगों की भी। फिर रूढ़िवाद राष्ट्रवाद व राष्ट्रीय एकीकरण पर बल देता है तथा वह बहुसंस्कृतवादी समाज को खंडित व संघर्षग्रस्त समाज मानता है। इसमें विभिन्न समुदाय के मध्य संदेह, संघर्ष व हिंसा होती है। नारीवादियों के द्वारा क्या आलोचना की जाती है, तो नारीवादियों के अनुसार बहुसंस्कृतवाद की अल्पसंख्यक अधिकार व मान्यता की राजनीति पितृसत्तात्मकता की परंपराओं को ही बढ़ावा देती है। तो अल्पसंख्यक अधिकार व मान्यता की राजनीति ये पेट्रियार्की को ही कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है। क्यों? क्योंकि अगर ये कलेक्टिविटी की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो उसका मुखिया कौन होता है? पुरुष होता है ना, महिलाओं को तो मुखिया बनाया नहीं जाता। नारीवादी व बहुसंस्कृतवादी दोनों समूहों में भिन्नता को स्वीकार करते हैं। उनमें इस बात पर तो सहमति है कि उदारवादी लोकतंत्र में कुछ समूह वंचितों की श्रेणी में हैं, उनके अधिकारों को पर्याप्त संरक्षण नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन नारीवादियों का यह मानना है कि बहुसंस्कृतवाद नारीवाद के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेजेमनी किसकी होगी, प्रभुत्व किसका होगा? पुरुषों का होगा। उदाहरण के लिए 1980 के दशक में फ्रांसीसी सरकार द्वारा अप्रवासियों को एक से अधिक पत्नी लाने की अनुमति दी गई। उससे फ्रांस में बहुपत्नी वाले परिवारों की संख्या बढ़ गई। इस प्रकार लैटिन अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में बलात्कारी को अपराध से मुक्त करा दिया जाता है यदि वह पीड़िता से विवाह कर लेता है। तो क्या है कि लैटिन अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में बलात्कारी को अपराध से मुक्त कर दिया जाता है यदि वह पीड़िता से विवाह कर लेता है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो किसी लड़के ने किसी लड़की का रेप किया, ठीक है, तो कोर्ट के सामने गए। अब अगर उस लड़के ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है हमने रेप किया, लेकिन हम इस लड़की से शादी कर लेंगे, तो आपस में समझौता आज भी हो जाता है। इसी प्रकार
जो पश्चिमी लैटिन अमेरिकी देश हैं, अफ्रीकन देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, वहाँ पर भी ऐसा होता है। इससे क्या होता है, इससे महिला का राइट्स है वो कहीं न कहीं फोर्सफुली आपने किया, तो उससे महिलाओं का जो अधिकार है कहीं न कहीं वंचित तो हुआ ना। इन आधारों पर नारीवाद बहुसंस्कृतवाद को नारी का विरोधी मानती है। उनकी आलोचनाएँ निम्न बिंदुओं पर आधारित हैं। पहला, बहुसंस्कृतवाद एक ही समूह की आंतरिक असमानता के प्रति उदासीन है। एक ही समूह की आंतरिक असमानता के प्रति उदासीन है। फॉर एग्जाम्पल, जो मुस्लिमों में असमानता है महिलाओं और पुरुषों में, है ना, उसके प्रति ये कुछ नहीं बोल रहा है। ऊपर ऊपर से तो बोल रहा है कि मुसलमानों को अधिकार दो, मुसलमानों को अधिकार दो, लेकिन मुसलमानों के अंदर जो निम्न ना, जो अमीर मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहा, या महिला जो मुसलमान है, पुरुष मुसलमान है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा, ये बात है। और संस्कृतवाद लैंगिक भेदभाव को बनाए रखना चाहता है, तो ये लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इसको बनाए रखना चाहता है। दूसरा इसका विरोध है। तीसरा, बहुसंस्कृतवाद सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को भेद को स्वीकार करता है। ये मानता है कि एक पब्लिक स्फीयर है, एक प्राइवेट स्फीयर। ब्रायन बेरी ये समतावादी उदारवादी हैं, एगैलिटेरियन लिबरल थिंकर हैं। ये बहुसंस्कृतवाद के सबसे प्रमुख मुखर आलोचक ब्रायन बेरी हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक कल्चर एंड इक्वालिटी 2001 में आती है, में बहुसंस्कृतवाद की बहुपक्षीय समतावादी आलोचना का विकास किया। ब्रायन बेरी, बहुसंस्कृतवाद आमतौर पर अल्पसंख्यक समूह के व्यक्तिगत सदस्यों को उदार राज्यों द्वारा दी गई सुरक्षा को वापस लेने का प्रयास करता है। बहुसंस्कृतवाद आमतौर पर अल्पसंख्यक समूह के व्यक्तिगत सदस्यों को उदार राज्यों द्वारा दी गई सुरक्षा को वापस लेने का प्रयास करता है। फिर उनकी एक अन्य पुस्तक है लिबरलिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म एथिकल पर्सपेक्टिव 1997 में आती है। बिल्किन ने यह दावा किया था कि बहुसंस्कृतवाद व उदारवाद का साझा अस्तित्व संभव है, यानी मल्टीकल्चरलिज्म और लिबरलिज्म आपस में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन सभी उदारवादी इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है, और उनमें से कई आलोचकों ने बिल किमलिका के इस साझा अस्तित्व के सिद्धांत की आलोचना की है। ब्रायन बेरी ने अपनी पुस्तक कल्चर एंड इक्वालिटी, जो कि 2001 में आती है, में इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि उदारवादी समाजों के आंतरिक संघर्षों का समाधान निजीकरण की नीति का अनुसरण करने की परंपरा से ही किया जा सकता है। अगर हम प्राइवेटाइजेशन कर दें चीजों का, तभी हम जो आंतरिक संघर्ष हैं उदारवादी समाजों में, उनको हम डील कर सकते हैं। ब्रायन बेरी के अनुसार तार्किक ढंग से यह संभव नहीं है कि सभी संस्कृतियों को समान माना जाए। तो ये तार्किक भी नहीं है ना कि सभी संस्कृतियों को आप समान माने। ये ब्रायन बेरी ऐसा बोलते हैं। ब्रायन बेरी के अनुसार बहुसंस्कृतवाद सांस्कृतिक विशिष्टता पर जोर देता है, जिस कारण आर्थिक व राजनीतिक विकास के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। अब आप रिलीजन को ही, कल्चर को ही आगे बढ़ाइए, डेवलपमेंट की तो बात करिए, राजनीतिक डेवलपमेंट की बात करिए, आर्थिक डेवलपमेंट की बात करिए, वो कब करेंगे आप? कल्चरल चिल्ला रहे हैं। किमलिका आदि ने अन्याय व विभेदीकरण की वास्तविक समस्या को फीका कर दिया है। बेरी के अनुसार इससे उदार समतावाद को खतरा है, क्योंकि यह उदारवादी व्यक्तिवाद अधिकारों की आलोचना करता है। उदारवादी व्यक्तिवादी अधिकारों की आलोचना करता है। ब्रायन बेरी रॉल्स डॉर्किन वामर सेन की तरह उदार समतावादी यानी इगैलिटेरियन लिबरल इगैलिटेरियन है। कौन? ब्रायन बेरी। ब्रायन बेरी ने अल्पसंख्यक समूह अधिकारों व मान्यता की राजनीति को उदारवादी राज्यों के लिए प्रभावी नहीं माना है। ब्रायन बेरी ने अपनी कृति कल्चर एंड इक्वालिटी में बहुसंस्कृति के निम्न रूपों की आलोचना की है। पहला, भिन्नता की राजनीति, ये मेरियम यंग की है, इसकी भी आलोचना की है। मान्यता की राजनीति चार्ल्स टेलर की है, इसकी भी आलोचना की है। समतावादी बहुलवादी बहुसंस्कृतवाद बिल किमलिका की है, इसकी भी आलोचना की है। फिर संवाद आधारित बहुसंस्कृतवाद भीखू पारिक, इसकी भी आलोचना की है। बहुसंस्कृतवादी संविधानवाद ये जेम्स टुली का है, और इच्छा स्वतंत्रवादी बहुसंस्कृतवाद ये चंदन कुकथास का है। अब कुछ पुस्तकें हैं, इनको याद रखिएगा। बिल किमलिका की पुस्तक है लिबरलिज्म कम्युनिटी एंड कल्चर, 1989 में आती है, लिबरलिज्म कम्युनिटी एंड कल्चर। फिर मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, 1995 में आती है। फिर मल्टी कल्चरल ओडिसेज, ये 2007 में पुस्तक आती है। फिर एडवर्ड सईद की पुस्तक है ओरिएंटलिज्म, 1978 में आती है। कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म 1993 में बुक आती है। जय बर्लिन की 4 एसे ऑन लिबर्टी 1958 में आती है। चार्ल्स टेलर की पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन 1992 में। रिथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी 2000 में पुस्तक आती है, भीखू पारिक की है। जेम्स टुली की पुस्तक स्ट्रेंज मल्टीप्लिसिटी 1995 में आती है। आरिस मेरिंगन की पुस्तक है जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, 1990 में आती है। गुरप्रीत महाजन की मल्टी कल्चरल पाथ
कोलन इशूज ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इन डेमोक्रेसी 2002 में आती है। ब्रैनबेरी की कल्चर एंड इक्वालिटी 2001 में आती है। और एक और पुस्तक है लिबरलिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म एथिकल पर्सपेक्टिव 1997 में बुक आती है। और राजीव भार्गव की पुस्तक है सेक्युलरिज्म एंड इट्स क्रिटिक 2005 में आती है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और एक नया कॉन्सेप्ट है, अगर आप चाहते हैं चैनल को ग्रो करने में थोड़ा सा आप भी अपना सहयोग दें, तो मेंबरशिप आप ले सकते हैं चैनल की। बहुत ज़्यादा मिनिमल कॉस्ट है इसका, 29 रुपये से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं। जो लेना चाहते हैं एज अ गेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड तो वो ले सकते हैं। एक थैंक्स का ऑप्शन भी है, तो उसके माध्यम से भी आप थोड़ा सा चैनल के प्रति अपनी वफादारी शो कर सकते हैं। इसमें कोई हानि नहीं है, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। हालांकि स्वैच्छिक है, ऐसा कुछ कंपलसरी भी नहीं है कि हाँ लेना ही है। तो चलिए मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।